नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा प्याज किसान नासिक से मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। 12 मार्च को डिंडोरी से निकला मोर्चा 7 से 8 दिनों में मुंबई पहुंचेगा। प्याज के गिरते दामों से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इनमें ज्यादातर आदिवासी वनवासी किसान हैं। इनकी अगुवाई ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। किसानों की मांग और विपक्ष की घेराबंदी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्याज किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि किसान संगठन इससे खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 30 रुपए किलो की न्यूनतम कीमत तय नहीं करती, तब तक किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज की कीमत 2 से 7 रुपए किलो तक पहुंच गई है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार चैत्र नवरात्रि पर पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। यूपी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का उपलब्ध करा रही है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के बाद अब योगी सरकार हर जिले में बड़ी धूमधाम से नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजन कराने जा रही है। हर जिले के डीएम को बकायदा सरकारी आदेश जारी कर नवरात्रों में बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सरकारी खर्चे से पूजा का आयोजन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जिन मंदिरों में कार्यक्रम होंगे उनके नाम, पते, मंदिरों की तस्वीरें और मंदिर प्रबंधन निकायों के संपर्क विवरण साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपर्क कराने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सभी प्रसिद्ध धर्म स्थलों पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और रामनवमी पर अखंड रामचरितमानस पाठ के लिए सांस्कृतिक विभाग को निर्णय किए हैं। संस्कृति विभाग हर जिले में इस तरह के आयोजन कराएगा और ये आयोजन कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहे। इस तरह के आयोजन पहले भी होते रहे हैं और पहले भी सरकार के खर्च पर रोजा इफ्तारी कराई जाती रही है। पहले भी सरकारी खर्च पर उसके आयोजन होते रहे हैं, उसमें सहयोग होता रहा है, हज पर सब्सिडी दी जाती रही है, तीर्थाटन सरकारी पैसे पर कराया जाता रहा है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना के लिए संस्कृति विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग इस प्रकार के आयोजन पहले भी करता रहा है। देश के बहुत सारे यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। लेकिन बीजेपी के नेता इस फैसले को सराह रहे हैं। एंड ये जो पूरा हमारे हिंदुइज्म का जो सिंबल है यहीं पे है। तीनों लाइक यू कैन सी अयोध्या है, वाराणसी है, काशी है और मथुरा है। दिस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदुइज्म। तो उस कल्चर को आगे बढ़ाने की वो सोच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी राइट। योगी सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए सरकारी पैसा खर्च करना जायज है? सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर दिल्ली वालों से जुड़ी हुई है। मरम्मत कार्य के चलते हुए बंद हुए चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की वजह से लग रहे जाम का दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मरम्मत का काम दोगुनी रफ्तार से किया जाए। ये भी कहा कि 50 दिन के बजाय 1 महीने के भीतर ये काम पूरा किया जाए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर बंद होने से दिल्ली एनसीआर के जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। खबर यह है कि ये फ्लाईओवर 50 की बजाय अब 30 दिनों के भीतर खुल सकता है। दरअसल आपको पता ही है कि मेंटेनेंस के कामों के चलते दक्षिणी दिल्ली के आउटर रिंग रोड का चिराग दिल्ली फ्लाईओवर 50 दिनों के लिए बंद किया गया है।
लेकिन सोमवार से जैसे ही इसको बंद किया गया, भारी जाम लगना शुरू हो गया, ट्रैफिक हैवी होना शुरू हो गया, जिसके बाद जो दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने आज पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें निर्देश दिया है कि जो काम की रफ्तार है वो दोगुनी की जाए और जो मेंटेनेंस का काम, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का मेंटेनेंस का काम जो 50 दिन के भीतर पूरा करने की बात शुरू में कही गई थी, वो 50 दिन के अंदर नहीं बल्कि 30 दिन के अंदर ये सारा का सारा काम पूरा किया जाए। आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर समय समय पर जो पीडब्ल्यूडी है वो अलग अलग जो फ्लाईओवर्स हैं उनके मेंटेनेंस के चलते जो फ्लाईओवर हैं उनको बंद करती है, समय समय पर ये होता रहता है। तो इस समय पर ये साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का नंबर चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही अहम जगह पर ये जो पॉइंट है जहां ये फ्लाईओवर है ये है, और इसके अकेले इस फ्लाईओवर के एक हिस्से के बंद होने के चलते ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कि 50 की बजाय 30 दिन के भीतर ये जो मेंटेनेंस का काम है ये निपटाया जाए, पूरा किया जाए। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बिहार विधानसभा से मंगलवार को बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को माइक तोड़ने के आरोप में 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस निर्णय पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने माइक तोड़ा नहीं बल्कि माइक खोला है। देखिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। सीपीआई-एमएल के विधायकों की टोका टोकी और पूरक सवाल ना पूछे जाने की अनुमति मिलने पर बिहार विधानसभा में कुछ इस अंदाज में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान नजर आए और माइक का ये हाल कर दिया। ये पूरी रिकॉर्डिंग कार्य मंत्रणा समिति में चलाई गई, लेकिन सदन में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का कुछ अलग तर्क है। महोदय, उस पर क्या हाँ, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है महोदय, ये टूटा नहीं है, टूट गया, आपने खोल दिया तो टूट गया, ऐसे ऐसे आइस करके घिस दिया। माननीय ये टूटा हुआ माइक, माननीय उप मुख्यमंत्री, ये तो ढीला है उनका, माननीय उप मुख्यमंत्री, अब आप आसान ग्रहण कर रहे हैं। माइक का एग्जाम्पल दे रहे नेता प्रतिपक्ष ऐसे ऐसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ कहीं लिखा है कि माइक को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा ऐसे ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे। हम यही खड़ा थे, हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठाए बोलने के लिए, यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं। अभी माननीय सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे से छुए हैं। ये इतना मैं 4 बार छू दी, लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है, काहे नहीं टूटा? अभी ऐसे किए तो अरे कीजिए, करके दिखा, छू के दिखा, टूटता है तो। श्री लखेंद्र संख्या 130 पातेपुर को माननीय ये टूटा हुआ माइक, माननीय उप मुख्यमंत्री ढीला है उनका, माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाए। लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के निलंबन की सजा के विरोध में बीजेपी के विधायक विधानसभा पोर्टिको में धरना पर बैठ गए, लेकिन पासवान को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। जनहित का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को उठाने के लिए ये जंगल राज का सरकार, ये सदन मुझे रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। बिहार के लिए 2 दिन नहीं 200 दिनों तक निष्कासित होने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद। अब तो ये तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी विधायक बिहार विधानसभा में कैसा आचरण करते हैं,
उसे लेकर हमलों के लिए सदन के अंदर के इस दृश्य का सत्तारूढ़ महागठबंधन जमकर इस्तेमाल करेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के मोदी को खत्म करने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के विवादित बयान को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी हंगामा हुआ। अनुदान मांगों पर सतीश पुनिया का भाषण खत्म होते ही बीजेपी ने रंधावा का मुद्दा उठाकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने रंधावा के खिलाफ नारे भी लगाए। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सर्द मौसम और बारिश के बीच मशाल जुलूस निकाला। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है और उनके विस्थापन और पुनर्वास में देरी हो रही है। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जोशीमठ संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सर्वे के लिए भेजी गई एजेंसियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ये खतरनाक स्थिति है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस समझौते को फिर से नहीं खोल सकते। आशीष भार्गव और अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का एक और दरवाजा बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। परिवार के 7 लोगों को खोने वाली रशीदा भी सकते में है। अभी भी बीमारियों का सिलसिला जारी है। घर में सब बीमार पड़े हैं। आज ही हमारा भाई हॉस्पिटल में, भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और कोई भी एक दिन भी ठीक नहीं रहता है। आज के फैसले को क्या देखते हैं? आज का फैसला जो कोर्ट ने, न्यायालय ने दिया है, बहुत शर्मनाक फैसला है। पीड़ितों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। जो 1989 में जो फैसला आया था, उस वक्त गैस पीड़ितों के साथ धोखा हुआ था और आज भी कार्बाइड को 7 घंटे सुना गया और हम लोगों के वकील को कुल 45 मिनट सुने गए। तो 40 साल में 40 मिनट सुना गया है। तो 1 मिनट साल का 1 मिनट सुना गया, क्योंकि भोपाल में कोई इंसाफ नहीं, भोपाल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। कंपनियों की नज़र में यही था, सरकार की नज़र में यही है कि भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ धोखे पे धोखा हो रहा है। ये बहुत ही गलत फैसला है, बहुत ही निराशाजनक फैसला है। और जिस तरह से गैस पीड़ितों ने आज से 34 साल पहले उस फैसले को चुनौती दी थी, आज भी वो इस गलत फैसले को चुनौती देंगे जमीन पर और अदालत पर और अपनी इंसाफ और इज्जत की जिंदगी के लिए लड़ेंगे। इस चीज से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। और ये इतना जाना माना केस है। अगर इनके खिलाफ सिर्फ ये नहीं कहा गया कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता, वो अलग बात होती, एक पूरा जजमेंट दिया गया है। अगर ये बोला गया है कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कोई फाइनलिटी चाहिए, तो फिर कल कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर अगर हो, जो हो रहे हैं तब से, तब उनका क्या इंसेंटिव है? भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए ऐसे कई दफ्तर बने, सालों बीत गए, लेकिन भोपाल गैस पीड़ितों का कहना है कि ना तो इन दफ्तरों से उन्हें न्याय मिला, न ही देश की सर्वोच्च अदालत से। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बीमा पॉलिसी लेने में विफल रही। मुआवजे में कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। बीमा पॉलिसी लेने में विफलता केंद्र की ओर से घोर लापरवाही है। हम 2 दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए केंद्र से असंतुष्ट हैं। याचिका का कानूनी सिद्धांत में कोई आधार नहीं है। इस तरह कंपनी के साथ हो चुके समझौते को फिर से खोला नहीं जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में विधि विशेषज्ञों से आकलन करा के उनकी राय लेकर ही कुछ कहना उचित होगा। पर क्यूरेटिव पिटीशन तो हमने लगाई थी। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि गैस पीड़ितों को और मुआवजा मिलना चाहिए और इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन हमने लगाई थी। पर माननीय न्यायालय का क्या निर्णय आया है, ये इसका पूरी स्टडी करके ही कुछ कहना उचित होगा।
दरअसल ये याचिका 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने भी यही रुख रखा था कि डाउ केमिकल्स से करीब 7400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वसूली जानी चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़ों को 5295 बताती रही है। मध्य प्रदेश सरकार 15342 और ICMR के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार के कदम पर निराशा जताई थी। अब इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार वक्त रहते पीड़ितों की राहत के लिए कदम उठाती तो ये नौबत नहीं आती। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर एस्ले टोए ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा है, जिसके चलते इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के प्रयास होने चाहिए। एस्ले टोए ने कहा कि भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कई राजनीतिक नेता, स्कॉलर्स और पूर्व राजनयिक जमा हुए। उन्होंने कहा कि शांति और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। हमारे सहयोगी मांशु शेखर ने एस्ले टोए और ICF के अध्यक्ष विभव के उपाध्याय से खास बातचीत की। भारतीय जनता मेरे साथ एस्ले टोए हैं जो डिप्टी लीडर हैं नोबेल कमेटी के, और साथ ही विभव उपाध्याय जो चेयरमैन है ICF के। फर्स्ट क्वेश्चन एस्ले टू यू, यू हैव स्पोकन अबाउट द नीड फॉर स्पीकिंग अबाउट पीस. This is the time to speak about peace, you've said. World needs peace. Now we do know that because of Russia-Ukraine war, the whole atmosphere has somewhere got vitiated. And the discourse, which at one time used to be dominated by development, peace, it seems to have taken a back seat. So what is your concern and what needs to be done to actually address this challenge? Well, the Ukrainian war is a travesty. It's a war that should never have been fought. It was an unnecessary war and it needs to end right now. That being said, one of the most disheartening aspects of the Ukrainian war is the reception in the world. There are very few voices speaking out on behalf of peace. There are so many more voices speaking out on behalf of armaments, weapons, and war. And that is why I feel that it was such a wonderful opportunity to be here in Delhi to make the case for peace. The threat is real. We are at the most dangerous moment in human history, more dangerous than during the Cuban Missile Crisis. Right now, Russia and the United States are inches away from a nuclear exchange that would make the world inhabitable for large sections of the population. Right. विभव उपाध्याय, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। आपने ये कहा कि इंडिया को एक नया डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, और क्या ये सही वक्त है उसके लाने का? ये क्या सोच क्या है, किस तरह के बदलाव की आपको लगता है ज़रूरत है? विकास की जो पूरी रणनीति है, जो सोच है, जो डिस्कोर्स है डेवलपमेंट को लेके, उसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है आपको लगता है? न्यू डेवलपमेंट मॉडल क्यों चाहिए इंडिया? देखिए, जब से हम इंडियन हिस्ट्री, जब से देश भारत के रूप में उभर के आया है, तब से हम एक ही बात सुने, पॉवर्टी हटानी है, शिक्षा बढ़ानी है। 75 साल हो गए, तो हमें रिव्यू करना ज़रूरी है कि भाई 75 साल में भी हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण जो निकल के आता है वो ये है कि समस्या देश में नहीं है, समस्या जो देशवासियों में नहीं है, समस्या है उस विकास मॉडल में जो कि दोहन पर आधारित था, एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड था। तो आपको लगता है कि आधारभूत बदलाव की ज़रूरत है, सोच में, नीति में, रणनीति में, और आर्किटेक्चरल चेंज की ज़रूरत है। आपको आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, जहां पर लोग सेंटर में होंगे और प्रॉफिट्स और नीतियां और चीज़ें लोगों के लिए बनेंगी जो है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जब गाड़ी से उड़ाए गए नोट ही नोट। हरियाणा के गुरुग्राम में कार से नोट उड़ाते शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार की डिग्गी में बैठा शख्स चलती गाड़ी से नोट उड़ाते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इसकी जांच करते हुए शख्स और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक ये वीडियो गोल्फ कोर्स रोड पर बनाया गया। यूट्यूबर जोरावर सिंह कलसी फर्जी मूवी के डायलॉग पर रील बना रहे थे। चलती बलेनो कार से नकली नोट उड़ाकर फेंके जा रहे थे। ऐसा ही सीन शाहिद कपूर की फर्जी सीरीज में था। पुलिस ने गाड़ी नंबर की पहचान की और सभी को गिरफ्तार कर लिया है।